देखो 3 प्रोबेबल रीजंस दिए हैं यहाँ पे इन्होंने कि हमारी पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ गई, जो कि 1947 में 350 मिलियन थी, फिर 2000 में 1 बिलियन को क्रॉस कर गई, फिर 2011 में 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहला, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है, और रिप्रोड्यूसिबल एज में जो लोग हैं, रिप्रोड्यूसिबल एज मतलब वो एज जिसमें लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, उस एज में लोगों का नंबर बढ़ रहा है, उस एज में ज्यादा लोग हैं हमारी सोसाइटी में, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो 3 मेजर रीजंस बताए। पहला, एमएमआर कम हो गया, दूसरा आईएमआर भी कम हो गया, और रिप्रोड्यूसिबल एज में जो लोग हैं उनका नंबर बढ़ गया, जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। Through our reproductive child health program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. जो हमने RCH चलाए थे, RCH क्या थे? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हमने चलाए थे वो पॉपुलेशन को कम करने में बहुत कम रोल प्ले कर रहे हैं। मार्जिनल मतलब बिल्कुल कम रोल प्ले किया है उन्होंने। According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? 2% से भी कम। कितना था? 2% से भी कम। ठीक है, 2% से भी कम मतलब ये था 20 पर 1000 पर ईयर। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा कितना था? 20 पर 1000 पर ईयर। कितना था? 20 पर 1000 पर ईयर था। A rate at which our population could increase rapidly. ये वो रेट था जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ सकती थी बहुत तेजी से, है ना। तो 2011 जो कि कब आई थी रिपोर्ट? 2011 में भी मई में। तो मई में जो 2011 में सेंसस रिपोर्ट आई थी उसने बताया कि हमारी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? लेस देन 2%। अब ना यहाँ भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता था हमारे टाइम पे, लेस की जगह मोर दे देता था, है ना। तो यहाँ पे क्या था? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2%, यानी 20 पर 1000 पर ईयर। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. अब हम कितना भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लें, अगर लोग बढ़ रहे हैं तो जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं। रिसोर्सेज तो उतने ही है पर उनकी कमी पड़ेगी, है ना। रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो रही है, मतलब रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है। पानी, हवा, ये सब तो उतना ही है ना, ये तो बढ़ नहीं रहा, ये तो उतना ही, और लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. तो गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे ताकि वो इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोक सके। रोकना मतलब यहाँ पे वर्ड यूज किया चेक। चेक का मतलब क्या होता है? रोकना। चेक मतलब रोकना। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. अगर हम चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे तो हमें जिन लोगों की छोटी फैमिली है उनको बताना होगा अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना, ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सके और उनकी स्मॉल फैमिली भी लार्ज फैमिली ना बने, है ना। You might have seen advertisements in media as well as posters या bills etc. showing a happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, we two our two, है ना। हम बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे लिखे देखते हैं जिसमें क्या लिखा होता है? हम दो हमारे दो, या we two our two। कि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है लोगों को कि आपके मैक्सिमम कितने चाइल्ड होने चाहिए? 2। ठीक है। Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couple with small families are of the other measures taken to tackle this problem. और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है वो तो कितनी कर दी गई? 18 इयर्स की, और लड़कों की कितनी कर दी गई? 21 इयर्स की। अब तुम कह रहे थे बढ़ा दी गई है, मेरे को नहीं पता बढ़ाई है या नहीं, पर तुम्हें पेपर में 18 और 21 ही करके आना अपने हिसाब से, मतलब वो नहीं कि करंट अफेयर्स वाला पेपर नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसमें अगर 20 साल पुराना डाटा भी है तो तुम्हें वही लिख के आना। ठीक है, तो लड़कों की एज तो कितनी कर दी गई बढ़ा के? 21 इयर्स फॉर मैरिज, और लड़कियों की 18 इयर्स। और साथ में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी लाए गए कि जिन लोगों की छोटी फैमिली होगी उनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मतलब देगी, है ना, जिसके लालच में वो अपनी फैमिली को छोटा रखेंगे। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancy. अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। अब तक जो भी चैप्टर में आया है ना उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था? एक तो सहेली,
सहेली क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहाँ पे डेवलप की गई? CDRI में, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? लखनऊ में, इंडिया में, है ना। उसके बाद एक हमने स्टार्टिंग में देखा था, WHO ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो अच्छे होने ही चाहिए, अच्छे से काम करते ही हो, पर साथ में आप कंसिडर करेंगे फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियर एस्पेक्ट्स भी, तब एक इंसान को हम मानेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। उसके बाद हमने देखा कि पूरा जो वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन या 2000 मिलियन। उसके बाद ये पॉपुलेशन 2000 में कितनी हो गई? क्रॉस कर गई 6 बिलियन को। फिर 2011 में ये पॉपुलेशन हो गई थी 7.2 बिलियन। अगर इंडिया की बात करें तो 1947 में पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, जो कि 2000 में हो गई 1 बिलियन से ज्यादा, क्रॉस कर गई थी। क्रॉस नहीं की थी, 1 बिलियन के एग्जैक्ट 1 बिलियन के टच होने वाली थी। अच्छा, 1 बिलियन को टच होने वाली थी इन 2000। फिर 2011 में क्रॉस कर गई थी 1.2 बिलियन को, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ स्लोगन्स वगैरह चलाए हैं, है ना। हाँ, एक 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट आई थी मई में, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कितना था? लेस देन, कितना था? लेस देन 2%, यानी 20 पर 1000 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद जो मैरिजेबल एज है फॉर बॉयज कितनी कर दी गई? 21 इयर्स एंड फॉर गर्ल्स 18 इयर्स। अब यहाँ से ना बिल्कुल सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगी इस चैप्टर में, जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। An ideal contraceptive should be user friendly। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब मैंने क्या बताया? कॉन्ट्रासेप्टिव जरूरी नहीं फीमेल यूज करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यूज्ड बाय मेल्स आल्सो। तो कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी मेथड है जिनसे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होते। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाएगा यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, मतलब जो भी इंसान उसको यूज कर रहा है उसके लिए इजी टू यूज हो, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का? यूजर फ्रेंडली। क्या है पहला? यूजर फ्रेंडली। दूसरा है इजीली अवेलेबल। ये नहीं है कि तुम्हें लेने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़े, ये होना चाहिए इजीली अवेलेबल, ठीक है। दूसरा ये होना चाहिए इफेक्टिव, कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं और फीमेल प्रेग्नेंट होगी, मतलब वो इफेक्टिव नहीं था, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए इफेक्टिव। दूसरा रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया तो बिल्कुल परमानेंट है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कैसा होना चाहिए वो? रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब जब मन किया यूज कर लिया, जब मन किया तब यूज नहीं किया, मतलब यूजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए या फिर होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। पहला, इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। दूसरा, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल। तीसरा, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, और साइड इफेक्ट्स या तो होने ही नहीं चाहिए या बहुत कम होने चाहिए, मिनिमम बिल्कुल। इट आल्सो शुड in no way interfere with the sexual drive या desire and or the sexual act of the user। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर मेल या फीमेल यूज करें तो जो उनकी सेक्सुअल डिजायर है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following categories। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने टाइप के हैं? पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बैरियर। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? बैरियर। तीसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है IUD। क्या है? IUD मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट कौन से हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिनकी पिल्स ले जाएंगे। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल मतलब जिनको आप स्किन वगैरह के नीचे इंजेक्ट करा सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स, और लास्ट है सर्जिकल मेथड्स। इम्प्लांट्स में भी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ लगाया जाएगा एज कॉन्ट्रासेप्टिव, और लास्ट क्या है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पर यहाँ भी पढ़ेंगे वेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, है ना। वेजेक्टोमी में वास डिफरेंस काटी जाती है और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब काटे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके याद हो जाएंगे, यहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं। तो पहला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड।
क्या कुछ नहीं। पॉज करने का हो गया। फर्स्ट मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का वो है नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है, नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेचुरल मेथड किस पे बेस्ड है, सारे सुनो ध्यान से। नेचुरल मेथड किस पे बेस्ड है, यहाँ पे हमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग रोकनी है। क्या रोकना है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग रोकनी है। तो इसके लिए यूज किया जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या यूज किया जाएगा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक का मतलब होता है टाइम, पीरियोडिक का मतलब टाइम। तो फर्स्ट मेथड क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle। देखो हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी तो उसमें हमने देखा था ओव्यूलेशन कौन सा डे पे होता है, जनरली 14th डे पे। कौन से डे पे, 14th डे पे। पर सबकी साइकिल परफेक्ट तो होती नहीं कि हाँ 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा। इसीलिए कपल्स जो है वो कोइटस या इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ साइकिल। अगर आप 10th to 17th डे ऑफ फीमेल की जो साइकिल है उसमें अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे तो चांसेस है बहुत ज्यादा कि स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब बॉडी में स्पर्म आएगा उस टाइम पे बॉडी में एग होगा ही नहीं। ठीक है, तो 10 to 17th डे पे अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे तो उससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड हुआ ना। तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में, नेचुरल मेथड में पहला मेथड कौन सा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पहला मेथड कौन सा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कि आप उस टाइम पे इंटरकोर्स मत करो जब फीमेल ओव्यूलेट कर सकती है। और फीमेल ओव्यूलेट कर सकती है from 10 to 17th day of menstrual cycle। ठीक है, when ovulation could be expected as chances of fertilization are very high during this period। अब ये जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से लेके 17वां दिन है, 10 to 17th डे है, यहाँ पे फीमेल कर सकती है ओव्यूलेट। अगर उसी टाइम पे बॉडी में स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ गए, है ना, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई हो गए। इसीलिए इस पीरियड को 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो अगर कपल इस टाइम पे कॉइटस नहीं कर रहा, इंटरकोर्स नहीं कर रहा, तो चांसेस है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, चांसेस हैं। ठीक है, हम 100% श्योर नहीं बोल सकते कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पे। तो नेचुरल मेथड जो है, तुम्हें क्या लग रहा है उसकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल 100% है, श्योरिटी 100% है, या ऐसे चांसेस है, सिर्फ चांसेस है ना। नेचुरल मेथड में चांस ले सकते हैं। तो नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड में पहला मेथड क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होगा कि कपल शुड अवॉइड कॉइटस इन फर्टाइल पीरियड। और फर्टाइल पीरियड क्या होता है, 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस टाइम पे मेल ओव्यूलेट करती है। नेक्स्ट मेथड आता है विथड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट मेथड क्या है, विथड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस मतलब, कॉइटस का तो हमें पता है इंटरकोर्स बोलते हैं, इंटरप्टस मतलब उसको इंटरप्ट करना, रोकना। और विथड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकालना। विथड्रॉल मतलब निकालना। तो विथड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस दूसरा मेथड है जिसमें मेल पार्टनर अपने पेनिस को निकाल लेगा फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब सीमेन का रिलीज होना। अगर सीमेन रिलीज होने वाला है और उससे पहले ही मेल ने अपने पेनिस को फीमेल के वजाइना से बाहर निकाल लिया तो उसको बोलेंगे विथड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस। अब अगर फीमेल की बॉडी में सीमेन गया ही नहीं तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। सीमेन गया नहीं तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो दो मेथड देखिए अब तक हमने नेचुरल में। पहला था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पहला मेथड क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में फर्टाइल पीरियड में कॉइटस नहीं करना। फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, 10 to 17th डे ऑफ साइकिल। उसके बाद दूसरा मेथड है विथड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस। नाम तोड़ तोड़ के ध्यान रखना, कॉइटस इंटरप्टस मतलब कॉइटस बीच में इंटरप्ट हो गया, रुक गया। ठीक है, तो दूसरा मेथड है विथड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस, कि जैसे ही मेल इजैकुलेट करने वाला था, जैसे ही वो सीमेन रिलीज करने वाला था, वो फीमेल की वजाइना से अपना पेनिस बाहर निकाल देगा। इसकी वजह से रुक जाएगा इंसेमिनेशन। क्या रुक जाएगा, इंसेमिनेशन। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तीसरा मेथड क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या है इसका मतलब, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. जब इंटेंस लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन का मतलब क्या बताया था तुम्हें? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क बनना, फीमेल के अंदर जो मिल्क बन रहा है मेमोरी ग्लैंड्स में, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन. तो जब इंटेंस लैक्टेशन मतलब जब बहुत ज्यादा लैक्टेशन हो रहा है ना फीमेल के अंदर, उस टाइम पे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती. मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती तो उस टाइम फीमेल ओव्यूलेट नहीं करती. देखो वो जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमने क्या देखा था? 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 months ऑफ लैक्टेशन. 6 months ऑफ लैक्टेशन, उस टाइम पे फीमेल ओव्यूलेट नहीं करती. तो उस टाइम पे अगर उसकी बॉडी में स्पर्म गया तो क्या फीमेल प्रेग्नेंट होगी? नहीं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. तो तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब इस टाइम पे फीमेल ओव्यूलेट नहीं कर रही. क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन अभी हो नहीं रहा. ठीक है. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. Nil का मतलब होता है जीरो. nil का मतलब जीरो. जब तक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस टाइम तक उसके कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम है, nil है लगभग. अब देखो दो वर्ड है तुम्हारे पास. एक वर्ड है कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरा वर्ड है कंसेप्शन. दूसरा वर्ड क्या है? कॉन्सेप्शन. कॉन्सेप्शन मतलब फीमेल का प्रेग्नेंट होना. कॉन्सेप्शन मतलब फीमेल का प्रेग्नेंट होना, गर्भ धारण करना, है ना, कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उसको बोलेंगे कंसेप्शन. उसने कंसीव कर लिया, बेबी कंसीव कर लिया. दूसरा वर्ड है कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती. ठीक है. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती और कंसेप्शन मतलब फीमेल ने कंसीव कर लिया, है ना, प्रेग्नेंट हो गई. तो जब तक जो मदर है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है तब तक उसके कंसेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट निल है. अगर कंसेप्शन की जगह कॉन्ट्रासेप्शन देते तो स्टेटमेंट गलत. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. Parturition के बाद मैक्सिमम कितने महीने तक चांस ले सकते हैं? 6 महीने तक. कितने महीने तक? 6 महीने तक. उसके बाद कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है फीमेल ओव्यूलेट कर भी जाए और हो सकता है ना भी करे. ठीक है. तो मैक्सिमम कितने महीने तक चांस ले सकते हैं? 6 months तक. As no medicines or devices are used in these methods, इनके साइड इफेक्ट क्या है? लगभग नहीं. साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इनका, लेकिन फेलियर के चांसेस बहुत हाई है. फेलियर के चांसेस बहुत हाई है. तो जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने बाहर से कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, लेकिन इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है. हो सकता है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए. ठीक है. आज इतना ही रखेंगे. बताओ नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट मेथड क्या था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. फर्स्ट मेथड था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब फर्टाइल पीरियड में कोइटस नहीं करना. फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है? 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. अगर उस टाइम पे कोइटस किया तो चांसेस है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. दूसरा मेथड था विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, जिसमें क्या होगा? मेल जो है वो अपने पेनिस को निकाल लेगा फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन. तीसरा मेथड था लैक्टेशनल एमेनोरिया. तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होगा कि मैक्सिमम 6 महीने तक हम चांस ले सकते हैं. जब मदर अपने बच्चे को फीड कर रही है तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो ओव्यूलेट नहीं करेगी. 6 महीने तक सेफ है. उसके बाद उसके बाद रिस्क है. ठीक है. तो 6 महीने तक फीमेल ओव्यूलेट नहीं करेगी, तो उस टाइम पे वो कोइटस कर सकते हैं, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. पॉज कर. देखो लिख लिया इतना. हाँ, इसमें सिर्फ क्या बताया कि WHO जो है उसने क्या डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. 1951 में इंडिया ने स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और ब्रॉडर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमने और प्रोग्राम्स चलाए अंडर RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. उसके बाद दो मेजर स्टेप्स लिए गए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए. पहला था बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, दूसरा था
मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। एमनियोसाइटोसिस के अंदर क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, जिसमें हम एनालाइज करेंगे फीटल सेल्स को और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को। एमनियोटिक फ्लूइड को क्यों निकाला जाता था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को का पता करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। बट इसको एमनियोसाइटोसिस को किया गया मिसयूज, इसको किया गया मिसयूज टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द फीटस, टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस। यही रीजन था कि इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, लिखिए। हाँ, और इससे डिटरमाइन करते थे फीटस का सेक्स, जिस और फिर अगर वो फीटस फीमेल फीटस होता तो उसकी वजह से करा देते थे फीमेल फीटी साइड। क्या करा देते थे, फीमेल फीटी साइड। बच्चे को पेट में ही मरवा देते थे, अबॉर्शन करवा देते थे।